बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि नए सत्र में हम लोग अपनी पढ़ाई को एक टेक्निकल सिस्टम या अप्रोच के द्वारा प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसा कि हम आप लोग चाहते हैं कुछ बताएं और आप ये समझने की कोशिश भी करें कि जिस तरह से हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 1 में 6 पेपर्स पढ़े थे, ठीक उसी तरह से बीकॉम सेकेंड ईयर में जिसकी पढ़ाई हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, उसमें भी हम आप लोगों को या हमारी कोचिंग आपको 6 पेपर्स की पढ़ाई संपन्न कराएगी, जिसमें से 3 पेपर जो होंगे तो आप मेरे द्वारा या हमसे ही पढ़ेंगे। जिसमें पहला पेपर होगा कास्ट अकाउंट, दूसरा स्टैटिक्स या बिजनेस स्टैटिक्स और तीसरा बिजनेस फाइनेंस। ये तीनों पेपर हमारे द्वारा ही आपको पढ़ाए जाएंगे। सामान्य तौर पर अभी तक हम बिजनेस फाइनेंस की जो क्लासेस थी वो संडे को लिया करते थे, जिसका समय होता था 9 से 12। 3 घंटे की क्लास होती थी। हमारी कोशिश ये थी कि हम इन 3 घंटों में कोई एक टॉपिक कवर कर लेते थे और कुल मिलाकर के 18-20 टॉपिक उसमें बनते हैं और उतने से ही हमारी पूरी पढ़ाई कंप्लीट होती है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को सबसे पहले मैं कास्ट अकाउंट शुरू करूँ, धीरे धीरे हमारी स्ट्रेंथ पूरी हो जाएगी तो आप ईमान करके चलिए कि फिर हम बिजनेस स्टेटस की क्लासेस भी शुरू करेंगे। अब चूँकि आप लोग हमसे पूर्व परिचित हैं और ये जानते हैं कि हमारा जो अप्रोच है वो पूरी तरह से सिस्टमेटिक है, किताबें हों ना हो, आप क्लास अगर मौजूद है, कलम कापी आपके हाथ में है, तो मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और जो भी क्वेरी आपके माइंड में थी हमसे आप पूछते रहें। और आप ये भी तो जानते हैं कि हम उस हद तक एक्सप्लेन करते हैं कि स्टूडेंट के माइंड में क्वेरी कम से कम बनी, अर्थात उनकी क्वेरी जो बननी होती है उससे पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो महोदय आप लोग अटेंशन करें और माता सरस्वती का नाम लेकर के सेकेंड ईयर की पढ़ाई को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ कि अभी तक इंटरमीडिएट में और बीकॉम पार्ट 1 में आपने फाइनेंशियल अकाउंट को पढ़ा और देखा भी कि काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। कैसे आप एंट्री पास करेंगे, कैसे आप लेजर प्रिपेयर करेंगे, कैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे, कैसे बैलेंस शीट बनाएंगे, ये तमाम सारी चीज़ों से आप इंट्रोड्यूस हुए। इंटरमीडिएट में आपने अपने अपने विद्यालयों से पढ़ा था, जहाँ जैसे भी पढ़ाई गई। बीकॉम पार्ट 1 में मैंने काफ़ी कोशिश किया था कि आपकी पुरानी अगर कोई वीकनेस हो तो उसको भी हम स्ट्रांग करें और पार्ट 1 की पढ़ाई भी बेहतर अप्रोच मैंने पूरा कराया था। अब इत्तेफाक की बात थी कि हमारी परीक्षाएँ उस तरह से संपन्न नहीं हो पाई जैसे होनी चाहिए थी, नहीं तो निश्चित तौर पर आप देखते कि हमने जो पढ़ाया था उसका आपको सीधा और अच्छे तरीके से लागू था। तो चलिए हम आपके सामने अब ये बात रखते हैं कि आखिरकार कास्ट अकाउंट क्या है, जबकि आपके माइंड में ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंट की एक नींव पड़ चुकी थी, काफ़ी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम भी हुआ था और उस कार्यवाही को अब वहीं रोक दिया गया और एक नए अकाउंटिंग सिस्टम से आपका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। और हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई कॉन्सेप्चुअल वीकनेस रियलाइज ना हो और ये सब्जेक्ट यही से चूंकि प्रारंभ होता है और आपके लिए नया भी है, तो आपको इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी समस्याएँ आपकी बनेगी आप उसे पूछते रहेंगे, वो क्लास में ऑनलाइन फोन करके क्लियर होती रहेगी। तो चलिए महोदय को देखते हैं कि जैसे आप समझते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है, जिसमें जो फर्स्ट वर्ड आपका यूज होता है उसको हम लोग कहते हैं कास्ट, और एक इसमें दूसरा वर्ड भी यूज होता है
और जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अकाउंटिंग शब्द तो पहले से आपके माइंड में ऑलरेडी है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डिफिनेशन क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। और कास्ट शब्द भी चलिए मानते हैं कि बहुत गंभीरता से आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी मेरे ही द्वारा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स जो बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट में हमने आपको बताया था उसमें भी कास्ट का एक टॉपिक था और मैंने काफ़ी कुछ आपको एक्सप्लेन किया था, मेरी बुक भी उस पर थी, आप लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें आपने देखा कि कास्ट किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश वहाँ पर किया था और ये चीज़ें आप नोट भी करते रहेंगे तो बेहतर होगा और सिस्टमेटिक नोट करें जिस तरह से मैं नोट करता हूँ। और आप जानते हैं कि मैं ब्लैक बोर्ड पर सिस्टमेटिक लिखता हूँ, आप भी कॉपी पर बिल्कुल उसी अंदाज में लिखें जिससे लगे कि कोई पढ़ा लिखा लिख रहा है और उसकी लिखने में इच्छा भी है। ऐसा नहीं कि कोई मोटा पूरा कर रहा है लिखने में उसको मन नहीं करता, जितना बेहतर लिखेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे परीक्षा में। और आप जानते हैं कि जब कॉपी चेक होती है महोदय तो वहाँ आप नहीं होती हैं, आपकी स्पष्ट होती है, आपके ही प्रतिरूप स्वरूप आपकी कॉपी टीचर के सामने अवेलेबल होती है और उसको देख करके ही आपकी मार्किंग होती है। आप क्या हैं, कितने पानी में है, काफी एक्सप्लेन करेगी अबाउट यू। तो फर्स्ट वर्ड विच इज यूज्ड इन योर सब्जेक्ट दैट इज नोन एज कास्ट एंड यू नो व्हाट इज द कास्ट। तो इकोनॉमिक्स में बात एक्सप्लेन मैंने किया था कि कास्ट इज द टोटल ऑफ expenses. Cost is the total of expenses. अब एक प्रश्न पैदा हुआ कि एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, व्यय, और कास्ट की हिंदी होती है लागत। तो दोनों शब्दों से आप ऑलरेडी और आपको ये भी मालूम है कि जो एक्सपेंसेस है वो भी ऑलरेडी मोटे तौर पर अगर देखें तो दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। अब आपके मन में एक दूसरा क्वेश्चन भी स्वभावतः पैदा हो चुका होगा कि सर ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट को हिंदी में आप समझते हैं प्रत्यक्ष कहते हैं और इनडायरेक्ट को अप्रत्यक्ष। वैसे तो तमाम सारे विद्वानों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को एक्सप्लेन किया, लेकिन आप जानते हैं कि ICMA लंदन जो एक इंस्टीट्यूट है उसने बड़े साफ शब्दों में कहा कि वास्तव में डायरेक्ट की कोई पार्टिकुलर पहचान नहीं है और न ही इनडायरेक्ट की है। आप अगर इसको मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करें तो सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु के निर्माण में जो चीजें सीधे तौर पर प्रयोग की जाएं उसे डायरेक्ट कहते हैं और जिसे सीधे तौर पर प्रयोग न किया जाए उसे इनडायरेक्ट कहते हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं पार्टिकुलरली उस मटेरियल उस लेबर का नाम बताऊं कि इसे ही ऑलवेज डायरेक्ट कहते हैं और इन चीजों को ऑलवेज ही डायरेक्ट कहते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों को समझाने के लिए बातें आप कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर इस ब्लैक बोर्ड को आपको बनाना है तो इसमें जो यूज होने वाला मटेरियल है वो लकड़ी है, तो लकड़ी को आप डायरेक्ट करेंगे। लेकिन इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो ब्रिक्स ईंट प्रयोग की गई वो मटेरियल इस बिल्डिंग के लिए डायरेक्ट है। तो आपने देखा कि ब्लैक बोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग में लकड़ी डायरेक्ट है और जबकि इस दीवार के मैन्युफैक्चरिंग में इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ये ब्रिक्स डायरेक्ट है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि आप क्लियर करके नहीं कर सकते कि आप लकड़ी को ऑलवेज कहें कि डायरेक्ट मटेरियल है और ब्रिक्स को आप कहें कि ये भी डायरेक्ट मटेरियल है। इसका मतलब हुआ
कि इन द रेफरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लैकबोर्ड, तो ब्लैकबोर्ड के निर्माण में लकड़ी डायरेक्ट होगी और वही ब्रिक्स इनडायरेक्ट होगा, और जबकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वही ब्रिक्स डायरेक्ट होगा और वही लकड़ी जो ब्लैकबोर्ड के निर्माण में डायरेक्ट थी वो क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपने देख ही लिया कि बड़ी साफ कहानी है। सीधे तौर पर आप कहेंगे कि आप सर ये बात बड़ी मुश्किल है, कहा नहीं जा सकता कि कौन कौन मटेरियल डायरेक्ट है, कौन कौन लेबर डायरेक्ट है और कौन कौन इनडायरेक्ट है। इसका मतलब जो डिफिनीशन ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। क्या बनाना चाहते हैं, क्या बना रहे हैं आप, बिल्डिंग बना रहे हैं कि आप कोई फर्नीचर बना रहे हैं, तो फर्नीचर कंस्ट्रक्शन में लकड़ियां सारी डायरेक्ट हैं और ब्रिक्स इनडायरेक्ट से भी बल्कि दूर हैं। और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने देखा कि ये ब्रिक्स हुआ, सैंड हुआ, सीमेंट हुआ, ये जो तमाम सारी चीजें हैं वो क्या हैं, डायरेक्ट है। इसका मतलब ये बात स्पष्ट हुई कि जो ICMA लंदन ने डिफिनीशन दिया था वो बहुत सोच समझ करके दिया था और वो बात सही थी और उसको हम व्यवहारिक तौर पर देख भी सकते हैं। तो इसका अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम एक्सपेंसेस को अगर जोड़ दें तो इस टोटल का नाम ही कास्ट है, अर्थात व्ययों के जोड़ को हम लोग लागत समझते हैं। तो इसका मतलब है तीसरा क्वेश्चन भी स्वभावतः आपके मस्तिष्क में आ ही जाना चाहिए, और नहीं भी आया है तो अब आ जाएगा कि यार एक्सपेंसेस, तो सर ने बताया कि जनरली इट इज टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या इसमें थोड़ा और अंदर चले तो आपको इकोनॉमिक्स में भी ये बात मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जो व्यय होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हालांकि आज अब मैं कास्ट अकाउंट की क्लास में इतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूं, नहीं मुझे जाना भी चाहिए कि कितने प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि इसको मैंने आपको पढ़ाया भी है और आप भी जानते हैं, लेकिन नाम तो फिलहाल मैं उसका ले सकता हूं जिससे आप उस बात को क्लियर कर लें। तो एक्सपेंसेस में आपने देखा कि कौन कौन से खर्चे हैं जिनको हम जोड़ करके कास्ट की कल्पना करते हैं। तो उस खर्चे में एक होता है मॉनेटरी कास्ट, मौद्रिक लागत, और जिसको आप लोग ऐसे सुन ही लीजिए, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कांसेप्ट आपके माइंड में है। तो मॉनेटरी कास्ट वो है जो एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विस को जनरेट करने में मुद्रा के रूप में मैन्युफैक्चरर को लगाने होते हैं, उसको हम मॉनेटरी कास्ट करते हैं। एक दूसरा है मॉनेटरी कास्ट के बाद उसको हम कहते हैं रियल कास्ट, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक लागत। तो क्या ये वास्तविक लागत क्या होती है, तो आपको मैंने एक्सप्लेन तो किया था, लेकिन फिर भी आपके माइंड में उसको थोड़ा चाहता हूं कि रिपीट हो जाए और माइंड आपको उसको एक्सेप्ट करने लगे, क्योंकि हमारी सारी बातें मैक्सिमम कास्ट ओरिएंटेड ही होंगी। तो रियल कास्ट क्या है, तो रियल शब्द एक व्यवहारिक शब्द है। रियल को हम 2 सेंस में देखते हैं। रियल का सेंस होता है कि किसी भी कार्य को करने में जितने भी लोग उस प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हैं उनको कितना कष्ट होता है और उन लोगों को कितना त्याग करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपके माइंड में फिर एक बात जाएगी। देखिए, इसलिए कि मैं इतने डीप में कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को आपके माइंड में बनाना चाहता हूं कि आप विषय वस्तु को जब आगे बढ़ाया जाए तो कायदे से समझें। अब रियल कास्ट को अगर समझना है कि रियलिटी कैसे एक्सप्लेन होगी, तो रियलिटी टोटली डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स। फर्स्ट नोन एज renunciation, which is made by the owner of the organization। जो किसी भी संगठन का हेड होता है उसको त्याग करना पड़ता है, और त्याग को आप समझते हैं जिसको हम रेनुंसिएशन कर रहे हैं। त्याग उसको ये करना है कि आप तो जानते हैं कि उसको
कैपिटल क्रिएट करना होता है। अगर कैपिटल क्रिएशन आप नहीं करेंगे तो आप मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कैसे बन पाएंगे? तो इसके लिए आपको पूंजी जुटानी होगी, और पूंजी तभी जुटती है जब हम अपने तमाम जीवन की आवश्यकताओं को रोकते रहते हैं, फिर धीरे धीरे करके फंड क्रिएट करते हैं, और जिस फंड से एक ऑर्गेनाइजेशन कभी स्टेब्लिश होता है उसने अपने जीवन के तमाम सुख, तमाम सुविधाओं को छोड़ता जाता है, रिनंसिएट करता है, तो उसके पास फंड क्रिएट होगा, और जब फंड क्रिएट होगा तो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जन्म देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ओवरऑल बिजनेस है उसको रिनंसिएशन करना, उसको त्याग करना पड़ता है, और उसे कष्ट भी होता है, उसके जो लेबर्स हैं उनको भी कष्ट होता है। इतने साल जो पर्सन हुआ डायरेक्टली या हु आर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगेज इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें क्या कष्ट होता है? तो उनको जो भी कष्ट होता है उसे भी मैन्युफैक्चरर को कंसीडर करना चाहिए। और ऐसा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु की लागत की बात करते हैं तो इस बात को जरूर दिमाग में रखा जाए कि जो लोग उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं उनके द्वारा उस काम को परफॉर्म करने में कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है और उनको कितना त्याग करना पड़ा था, क्योंकि जो उनके द्वारा त्याग होगा, जो कष्ट होगा, उसको हम मॉनेटरी वैल्यू देंगे और इसको हम वस्तु की कास्ट में कंसीडर करेंगे, और जिसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे कास्ट ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि इतना ही पर्याप्त होगा, इससे ज़्यादा हम इधर बोले उचित नहीं होगा, क्योंकि आप भी समझते होंगे। तो एक एक्सपेंस में हमने देखा कि मॉनेटरी कास्ट, दूसरा है रियल कास्ट, और एक तीसरी फिलॉसफी और है अपॉर्चुनिटी कास्ट, औसत लागत। इसे भी हम लोग एक्सपेंस में कंसीडर करते हैं, अर्थात इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो इन तीनों के जोड़ को ही हम लोग टोटल कास्ट के नाम से जानते हैं। अगर मैथमेटिकली इस चीज को हम कहना चाहें तो ये तीनों चीजें ही टोटल कास्ट हैं। अब आपको रिमाइंड में कराता हूं कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है। आप जानते हैं कि जो भी रिसोर्सेस, जो भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेस हैं, इकोनॉमिक्स नॉलेज एक्सप्लेन मैंने किया था कि व्हाट आर द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तो वो सारे रिसोर्स कहीं न कहीं यूटिलाइज होते हैं, तो उस उत्पादन प्रक्रिया से उनको हम हटाते हैं, किसी दूसरी उत्पादन प्रक्रिया तक उनको ले जाते हैं, इंगेज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कास्ट उनके लिए या उन रिसोर्सों को वहां पेमेंट हो रही थी, उससे कम कीमत पर आप उनको किसी दूसरी जगह यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इसका अभिप्राय सीधा सीधा हुआ कि किसी भी रिसोर्स को कहीं भी जब आप प्रोडक्शन के लिए इंगेज करते हैं तो उससे पहले वो रिसोर्स कहाँ यूटिलाइज हो रहा था, उसकी क्या मार्केट वैल्यू है, उतना तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अर्थात मैन्युफैक्चरर। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन दिया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर इस बात को भी अपने माइंड में कंसीडर करें कि जितने भी रिसोर्स यूटिलाइज हो रहे हैं उनकी क्या अपॉर्चुनिटी कास्ट है। और इस फिलॉसफी को आप लोग जानते हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने जोर देकर के हमारे अर्थशास्त्रों के सामने रखा था कि अपॉर्चुनिटी कास्ट को इग्नोर करके कास्ट की कल्पना कभी भी पूरी नहीं होगी, ऐसा उनका कहना था। और उस पर हम आप लोगों को डायग्राम भी बताए थे, आपको माइंड में होना चाहिए, ऐसा मैं मान करके चुका हूं। तो मैं समझता हूं कि आप क्लियर हो गए होंगे। एक शब्द जो पहला शब्द यूज होता है कास्ट, की कास्ट क्या चीज है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और दूसरा शब्द है अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग को हम बड़ी सीधी भाषा में बोलें, बहुत जगह तमाम सारी किताबों में डिफिनीशन आप लोग भी पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, और जो भी विद्वान डिफिनीशन देते हैं तो काफी उनका अनुभव होता है। मैं भी समझता हूँ कि मेरा भी 30-32 वर्ष का एक्सपीरियंस है आपके सामने कंटिन्यू क्लासेस का, तो उसमें मैं देख ही रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अकाउंटिंग क्या है। तो मैं तो बस सीधा सीधा इतना समझता हूँ
कि किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में जो हिसाब किताब रखने की पद्धति है, द मेथड्स विच इज यूज्ड टू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, उसी को हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पादन प्रक्रिया में हिसाब किताब रखने की जो पद्धति है, द मेथड्स विच इज यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स नोन एज अकाउंटिंग। और वैसे तो अकाउंटिंग की डिफिनेशन तमाम सारी आपके माइंड में नहीं है, लेकिन मैं आपको समराइज मोड में ही बता रहा हूं कि कोई भी प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आप समझते हो, कोई भी प्रोसेस जो हम हिसाब किताब रखने के लिए अडॉप्ट करते हैं, उसको हम अकाउंटिंग के नाम से जानते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ टू मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स नोन एज अकाउंटिंग। और लिख भी दे रहा हूं तो शायद आपको समझने में काफी सहूलियत होगी। इसको आप नोट करें। द प्रोसेस ऑफ maintaining the records known as accounting। जिन्हें पीछे तक बैठे कम दिखाई दे रहा है, वो लोग हमारी आवाज सुन रहे होंगे, नोट कर लें। The process of maintaining the records known as accounting। तो इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। तो आपको दो शब्दों से मैंने इंट्रोड्यूस कराया जो कि सब्जेक्ट में यूज होता है, जो इसका फर्स्ट कास्ट एंड सेकेंड अकाउंटिंग। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ दें, अगर इनको हम जोड़ दें तो इसी का नाम, इसी को हम कह सकते हैं कास्टिंग। अब ये आपके लिए नई बात हुई कि कास्ट और अकाउंटिंग को जो अगर हम जोड़ देते हैं तो उसका जो टोटल बनता है मैथमेटिकली, तो उसका नाम होता है कास्टिंग। तो जाहिर सी बात